हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज वन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज से हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं सुपर पावर के बारे में। यानी कि कौन सा मुल्क इस समय सुपर पावर कहा जा सकता है, कौन बनेगा या कौन फ्यूचर में आएगा, हम इस सब के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम उस सारे देशों के ऊपर नज़र डालेंगे जो इस समय सुपर पावर की इस रेस के अंदर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका आगाज़ करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, क्योंकि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स को एक सुपर पावर जो माना जाता है। तो देखेंगे कि अमेरिका कहाँ तक एक वर्ल्ड की सुपर पावर है और कहाँ तक नहीं है, और क्या इसकी स्टेटस ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट दीजिए, ताकि हम आपके लिए नया नया कंटेंट रोज़ लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि असल में आखिर ये सुपर पावर होता क्या है। तो दोस्तों, सुपर पावर का बहुत ज़्यादा कोई डेफिनेशन इसकी प्रॉपर इस समय एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उन देशों को सुपर पावर समझा जाता है जिनके पास मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और टेक्नोलॉजिकल माइट हो। यानी कि जिनके पास सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर बहुत अच्छे लिहाज से हो, और वो ग्लोबली तौर पे इसका स्केल ही कर सकें, जो हमें अमेरिका जो करता हुआ नज़र आता है। क्योंकि अमेरिका अपनी मिलिट्री को कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकता है, उसकी जो सॉफ्ट पावर का कल्चरल इन्फ्लुएंस ये सब वर्ल्ड भर में बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी सी अमेरिका की हिस्ट्री हम समझते हैं, अमेरिका को थोड़ा समझते हैं कि आखिरी अमेरिका है क्या। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो इसको आज़ादी मिली थी ईयर 1776 में, यानी कि इन्होंने 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड से अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था। इनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्निशन इंटरनेशनली मिली थी सन 1789 में। पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जब इनको इस समय रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, इनके पहले राष्ट्रपति जो बने थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन के पहले राष्ट्रपति बने थे। जॉर्ज H.W. बुश को हम मान सकते हैं कि अमेरिका की जो सोल सुपर पावर स्टेटस है उसके उन्हें पहले राष्ट्रपति माना जा सकता है, क्योंकि 1991 में USSR के ख़त्म हो जाने के बाद अमेरिका ही की दुनिया भर के अंदर लाठी बजना शुरू हो गई थी और सारी दुनिया के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस और दबदबा कायम था। USA जो ये एक 50 स्टेट्स की एक यूनियन है, इसके नाम से आपको पता लग जाता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि उनका संयुक्त राज्य अमेरिका इसे कहा जाता है हिंदी में। तो ये एक 50 स्टेट्स की यूनियन है, इसमें 50 स्टेट्स हैं और टेरिटरीज़ भी कुछ हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन जो अलग एक वो स्टेटस रखता है जो दिल्ली इंडिया के अंदर रखता है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इस कंट्री की ऑफिशियल जो भाषा है ये कुछ नहीं है, मतलब कि फेडरल लेवल पे इनका कुछ नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स है जहाँ पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर रख दिया गया है। तो अब हम जानते हैं इसकी सुपर पावर बनने की कहानी के बारे में। देखिए, जो इस समय इनकी सुपर पावर बनने की जो सबसे मेन ट्रेंडफुल कहानी है वो ये है कि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से ये वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। वो इस तरीके से प्रोमिनेंट हो गए थे क्योंकि देखिए दोस्तों, यूरोप के अंदर चल रही थी बहुत बड़ी लड़ाई। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जर्मनी और ये इंग्लैंड और फ्रांस, ये रशिया, ये सब इसमें कूदे पड़े थे। और उसके बाद बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, तबाही यूरोप के अंदर मची हुई थी, और यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत बुरा हाल हो चुका था यूरोप का। तो इसके बीच में अमेरिका की अगर आप ज्योग्राफी ही देखें, अमेरिका को अगर देखेंगे आप, तो USA कितने दूर पे है, मतलब कि कितनी उसकी ज्योग्राफिकली फार है यूरोप से। तो मेनला यूरोप में तो सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, ज़्यादातर हो सकता था एशिया में चल रहा था, वहाँ पे जापान और ये सारे लोग वहाँ पे लड़ रहे थे। तो देखा जाए तो ये एशिया, यूरोप, यूरेशिया वाले एरिया के अंदर ये लड़ाई चली ज़्यादा था। अफ्रीका में आप ले लें, लेकिन अमेरिकाज़ जो था, अमेरिकाज़ में था, नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका USA था, तो वहाँ पर इसका कोई ना के बराबर जो था वो असर वहाँ पे हो रहा था। तो अमेरिका को क्या मिला, अमेरिका को ज़्यादा उसमें अमेरिका ने ज्वाइन किया। उसके बाद पर्ल हार्बर में जो कुछ भी जापान ने जो किया, उसके बाद अमेरिका ने इस जंग में सोवियत यूनियन, इंग्लैंड और ये फ्रांस, इन सब का साथ देना शुरू किया। लेकिन आप देखेंगे कि रशिया से अगर कंपेयर करें USA को, सोवियत यूनियन जो समय था, कि उन लोगों को अपनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल पावर, अपने लोगों की जान ज़्यादा देनी नहीं पड़ी। रूस ने तो 2.5 करोड़ लोगों को खो दिया था इस जंग के अंदर। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये नंबर है। अमेरिका को तो बहुत कम, इसका तो 1% भी इनको नुकसान नहीं हुआ था, और काफ़ी अच्छे ये लोग थे। और दूसरी बात ये कि हथियार ये बेच रहे थे, यानी कि जब यूरोप जब लड़ रहा था तो उनको हथियार और ये सब सप्लाई। तो एक किसी राइटर ने कहा था उस समय कि अमेरिका के अंदर जो कॉटन उगाया जाता है वो असल में लोगों के कपड़े बनाने के लिए उगाया जा रहा है। फाइबर जो वगैरह है वो ये कपड़े यूरोप के अंदर फ़ौजियाँ पहन देंगे, क्योंकि अमेरिका ही एक
ऐसी सेफ जगह थी जहाँ से सब कुछ माल एक्सपोर्ट होता था ये सब, यानी उस समय से इन्होंने इसमें प्रोमिनेंसी हासिल कर ली थी। तो ये अमेरिका को बहुत फ़ायदा कि बड़ी बड़ी पावर्स, अब उस समय की जो बड़ी सुपर पावर थी इंग्लैंड जिसे कंसिडर किया जाता था, ये इसके बाद दिवालिया हो गया था और इसके बाद इसकी एकदम बुरी हाल हो गई। फिर 1956 में स्विस क्राइसिस आ गया, फिर उसके बाद इनकी और बुरी हालत हुई। अब बस एक ही कंट्री था यूएसए को राइवल देने वाला, और उस कंट्री का नाम था यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी सोवियत यूनियन, या मेनली आप इसे रशिया भी कह सकते हैं, रूस भी कह सकते हैं, वैसे सोवियत यूनियन ज़्यादा कहना ठीक होगा। ये अब इनका ये मेन राइवल पूरी दुनिया भर में ये रह गया था। वैसे दोस्तों फिर वीडियो लंबी जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गहरा टॉपिक है, तो इस वजह से आपको इसमें ज़्यादा सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सोवियत यूनियन जब राइवल बन गया इनका, तो इनका शुरू हो गया इनका कोल्ड वॉर, यानी 1945 के बाद इनका कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। और कोल्ड वॉर के अंदर एक तरफ यूएसएसआर था जो कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक तरफ यूएस जो डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, इन सब प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। कोल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ कि इनकी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हुई, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई कभी, प्रॉक्सी हुए से कोरियन वॉर में ये आमने सामने थे, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इन सब कंट्रीज़ में ये लोग वहाँ पे अपने अपने जो फैक्शंस थे उन्हें ये असल में सपोर्ट दे रहे थे। तो कोल्ड वॉर के अंदर देखिए अमेरिका की हालत जो थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी खास कुछ थी नहीं, क्योंकि यूएसएसआर काफ़ी हद तक इकोनॉमिकली काफ़ी बड़ा माइट बन गया था, मिलिट्री यूएसएसआर की अनबीटेबल थी, रशिया काफ़ी हद तक आगे था। और उस समय लोग कहते थे कि रूस की जो फ़ौज है उससे तो गॉड यानी खुदा भगवान भी कभी नहीं रोक सकता, इस हिसाब की रूस की पावर बन गई थी। हालांकि रूस इकोनॉमिकली अभी भी अमेरिका से थोड़ा बहुत पीछे था, लेकिन तो भी आज के लिहाज से तो उनकी बहुत बेहतर हाल थी। लेकिन ये सब चेंज हुआ 1980s में आते आते। 1980s में आपको पता है यूएसएसआर के जो महान लीडर लियोनिड ब्रेजनेव, इनका निधन हो गया था 1982 में, और इसके बाद समझ लें कि यूएसएसआर पलटना शुरू हो गया। फिर 2 लीडर्स यहाँ बने, उसके बाद वो 2 लीडर्स की भी शॉर्टली डेथ हो गई। फिर जाके आए मिखाइल गोर्बाचेव। यस, मिखाइल गोर्बाचेव को आप मान सकते हैं कि रशिया की जो डिस्ट्रक्शन है उसका फादर मान सकते हैं आप इसे। वैसे कि इनके तो नीयत तो अच्छी थी, रशिया को मज़ीद ही पावरफुल बनाना चाहते थे, कि जिस प्रिंसिपल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया वो प्रिंसिपल्स असल में काम नहीं कर सके, और रशिया जो है वो पूरे तरीके से टूट कर बिखर गया हमेशा के लिए। और वही समय में अमेरिका के अंदर रोनाल्ड रेगन ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, और इन्होंने अमेरिका को नई पोजीशन पे इन्होंने बैठाया। अमेरिका की बहुत ज़्यादा अमेरिका आगे हुआ। स्टार वॉर्स भी आपको पता होगा, ये स्पेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट वाला भी अमेरिका ने इन्हीं के प्रेसिडेंसी में से इजाद हो गया। उसके बाद 1991 के आते आते रूस सर हमेशा के लिए टूट कर रह गया, वो ख़त्म हो गया, 15 कंट्रीज़ में बढ़ गया। उसकी जो रशियन एसएफएसआर वाली जो मेन रिपब्लिक रशिया थी वो इसका सक्सेसर स्टेट बन गई, और रशिया की फिर उसके बाद बहुत बुरी हाल हुई। आज जो आप रशिया को देखते हैं ये रशिया तो भी बहुत बेहतर है उस हिसाब से, जो आज से 30 साल पहले का जो रूस था उसके अंदर रूस के तो इतनी बुरी हाल थी कि आप सोच नहीं सकते। बहुत बैंकरप्ट हो गई थी इनकी गवर्नमेंट, इनके सब कुछ इनका बर्बाद हो चुका था। तो ये तो सुपर पावर तो कहलाया, कहीं से जा नहीं सकते। तो कौन बना सुपर पावर? अमेरिका अकेली वर्ल्ड की सुपर पावर बना रह गया। तो अब जाके हम देखते हैं कि अमेरिका क्यों आज इस समय वर्ल्ड की सुपर पावर क्यों कहा जाता है, अमेरिका में कौन से खास जो अमेरिका सुपर पावर समझा जाता है। तो अब मैं आपको इसकी बात बतलाऊंगा। अमेरिका की जो सबसे मेन कारण सुपर पावर का है वो है इसकी इकॉनमी। आप इसकी इकॉनमी ज़रा देखिए, 22.4 ट्रिलियन जो है अभी 2020 में इसकी इकॉनमी हो चुकी है। यानी आप सोच सकते हैं कि भारत की इकॉनमी तो 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स पर अभी आई है, चाइना की इकॉनमी भी 15 ट्रिलियन के लगभग है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिकन की इकॉनमी जो ये कितनी बड़ी इकॉनमी है, यानी कि अगली इकॉनमीज़ को अगर इसमें मर्ज कर दिया जाए, जैसे कि जापान की भी इकॉनमी इसमें मिला दी जाए, भारत भी मिला दिया, तब जाके अमेरिका की इकॉनमी से ये टक्कर लेती है। जीडीपी नॉमिनल की मैं बात कर रहा हूँ, जीडीपी पीपीपी के लिहाज से अमेरिका जो सेकंड नंबर पे आता है, चाइना जो है ये फर्स्ट नंबर पर। वैसे अमेरिका के अंदर जीडीपी पीपीपी और जीडीपी नॉमिनल में कोई फ़र्क वो नहीं समझते, तो वो एक ही फिगर लेके चलते हैं। और अमेरिका काफ़ी हाईली एडवांस कंट्री तो ये सभी को पता है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का जो है, अमेरिका की मिलिट्री काफ़ी हद तक प्रोफेशनल समझी जाती है, कि अमेरिका की मिलिट्री ने हर युद्ध में पार्ट लिया है अपना। भले ही आप रूस को भी इसमें गिन लीजिए, रशिया भी बहुत पावरफुल कंट्री है इस लिहाज से, लेकिन अमेरिका मिलिट्री देखें कि हर जगह इनका मिलिट्री बेसेस है वर्ल्ड भर के अंदर। 800 ज़्यादा मिलिट्री बेसेस ये यहाँ पर इनका चलते हैं। उसके बाद इनका डिफेंस बजट आप देखिए, डिफेंस बजट से बहुत आगे जाते हैं, $750 बिलियन है। यानी कि आप सोच सकते हैं चाइना का जो अगला डिफेंस बजट वो 200-250 अरब डॉलर के लगभग है। उसके बाद भारत का आप देख ले, भारत $90 अरब पे लगभग
लगभग है। रूस का देख ले जो उसके कंपेयर वो करते हैं, वो लगभग से वो सिर्फ 50 या 60 अरब डॉलर पर बीच में फंसा हुआ है अभी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस बजट अमेरिका का है, कितनी कंट्री से कंबाइन करते हैं। तो ये सबसे इनके पास मेन कारण है सुपर पावर रहने का। फिर अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर यानी कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, आप देख सकते हैं अमेरिकन मूवीज़ आप देखते होंगे, अमेरिका विजिट करना चाहते होंगे हम कई लोग, तो ये एक अमेरिका की एक सॉफ्ट पावर आप इसे कह सकते हैं। और अब दूसरी जो मेन कारण मैं बतलाऊँगा कि अमेरिका की सुपर पावर का क्या राज है, और वो है डॉलर। स्विफ्ट सिस्टम जो है, एक डॉलर का एक सिस्टम है, ये अमेरिका की सुपर पावर होने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है। सबसे मेन रीज़न है सुपर पावर होने का, आप समझ लें। वर्ल्ड की जो रिज़र्व करेंसी वो डॉलर है। अमेरिका की इकॉनमी में पूरी डॉलर है। इनके पास गोल्ड बहुत कम है, वैसे वही गोल्ड है जो दूसरी कंट्रीज़ के पास रखवाती हैं ज़्यादातर। इनका अपना खुद का गोल्ड बहुत कम है, ये डॉलर पे मेनली राज करते हैं। तो डॉलर इस समय इनकी सबसे इनकी जान समझ, आप डॉलर का इनका इस अंदाज़ा लगा लें। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने यही वजह से मारा था, क्योंकि वो डॉलर को डिच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वक्त बहुत बदल चुका है, अब डॉलर को भी डिच किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना रशिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये डॉलर वाला जो मसला है इसे ख़त्म कर दे। अब डॉलर जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर आप सोच सकते हैं ये अमेरिका की मौत साबित हो जाएगी। यस, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, पूरी रिसर्च मैंने इसके ऊपर की है। डॉलर आप जानते हैं डॉलर मेनली चीज़ है, और डॉलर ही अगर ख़त्म होगा, आप सोच के देख लें, $1 अगर ₹1 बनने लगा तो आप क्या सोच सकते हैं। वैसे अभी नियर फ्यूचर में तो होना मुश्किल है ऐसा, लेकिन डॉलर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि डॉलर उसने ख़त्म हो ही जाना है वर्ल्ड में। या तो डिजिटल करेंसीज़ का, अब तो कोविड-19 आ गया, इसके बाद तो और केसेस बिगड़ चुके हैं। तो वर्ल्ड में देखिए कौन सी क्या होता है आगे चल के। तो यूएस, अब जो मैंने जो रिसर्च अपनी खुद की है, मैं जो आपको बतलाने चाह रहा हूँ कि मैंने जो रिसर्च अब तक की अपनी की है, उसके अंदर अब मैं वो बात बताने आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि अमेरिका को क्यों वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं माना जा सकता तरीके से। इस तरीके से मुझे लगता है कि ये जो सुपर पावर है ये अमेरिका, देखिए मेरी नज़र के अंदर सुपर पावर वही कंट्री एक तरीके से हो सकता है जो कंट्री की जो एक बात अगर वो कंट्री अपने मुंह से कह दे तो वो पूरी दुनिया का कानून बन जाए, कि पूरी दुनिया भी इसका दबदबा रहा है, जैसे ब्रिटिश एम्पायर का भी हुआ करता था। तो उस तरीके से मैं बता, कुछ लोगों की ये भी गलत फहमी है कि इंग्लिश लैंग्वेज अमेरिकन है तो इंग्लिश अमेरिका की भाषा है तो ये वर्ल्ड में यूज़ होती, तो अमेरिका की पावर है। पावर तो है ये अमेरिका की, खैर, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये असल में ब्रिटिशर्स ने लाई थी, इंग्लैंड ने लाई थी, ये अमेरिकन ने नहीं लाई थी। तो अब ये ध्यान में रखें अपना, तो ये अमेरिका की वो बात है। तो देखिए अभी सीरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ है इसको हम सब लोग जानते हैं। अमेरिका मैदान छोड़ के उधर से भाग गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो सीरिया से निकल रही है। अब इसके बाद आप क्या सोचते हैं, रशिया जिसकी इकॉनमी एकदम बेकार 1.6 ट्रिलियन पे वो बैठे हुए वो भी गिरती जा रही है। और दूसरी बात तो ये जो लोग हैं ये इनकी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है पूरी तरीके से। अब रशिया ग्रो करे तो वो एक अलग की बात है, लेकिन देखा जाए इकॉनमिकली तो बहुत वीक है। एक अमेरिकन की स्टेट से भी इनकी इकॉनमी छूटी है, उसने अमेरिका को मात दे दी सीरिया के मैदान में। आप सोच सकते हैं कि रशिया तो सुपर पावर भी नहीं है एक तरीके से, उसने दे दी मात अमेरिका को। उसके बाद अब जो रिसेंटली जो बात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बात के ऊपर, यानी कि अमेरिका का जो मिलिट्री इदारा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाला, जो पेंटागन जिसको हम कहते हैं, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि यूएसए के पास अब जो मिज़ाइल्स हैं वो 17 टाइम ज़्यादा पावरफुल हैं जो पिछले मिज़ाइल्स हैं। तो इसके बाद इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की, जो चाइना से काफ़ी इनकी टेंशन बढ़ गई थी साउथ चाइना सी में। तो रिपोर्ट पब्लिश की, उन्होंने कहा कि चाइना से जंग कभी जीत ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका की मिलिट्री कह रही है कि वो कभी चाइना से जंग कभी जीत ही नहीं सकती, चाइना से कभी टक्कर वो ले ही नहीं सकते। उन्होंने कहा ट्रंप से कि आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। यानी कि आप सोच कर देखिए कि अमेरिका अगर है सच में वर्ल्ड की सुपर पावर है तो ऐसी रिपोर्ट्स क्यों शाया हो रही हैं। और उसके बाद अब अफ़गानिस्तान को आप देख लीजिए जाके, यहाँ पर आके 20 साल हो गए। 2001 में अफ़गानिस्तान में अमेरिका घुसा था, हम सबको पता है 2001 में अमेरिका गया था। आज तक अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर है, अमेरिका कभी जीत नहीं पाया। अभी तो कोई पीस डील वगैरह भी हुई थी, अब देखते हैं कहाँ तक ये कामयाबी लोग होते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर एक बात आप सोचें, 20 साल तक एक वर्ल्ड की सुपर पावर, अब तो अमेरिका की ताकत तो भी बहुत ख़त्म होती, एक तरीके से ख़त्म हो गई है। लेकिन उस समय 2001 में जब अमेरिका गया तो उस समय तो अमेरिका वर्ल्ड की फुल डोमिनेंट पावर थी। उस समय ना रशिया ना चाइना कोई इनके टक्कर में नहीं था। तो सोच सकते हैं कि उस समय अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका नहीं जीत पाया, जो कि अफ़गान तालिबान जो थे उन्हें कोई सपोर्ट भी नहीं था किसी का, तो भी अमेरिका हार गया उधर जाके। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का वर्ल्ड की सुपर पावर है। अब तो मैं आपको आखिरी में बतला दूंगा इस बारे में, सुपर पावर है तो अमेरिका क्यों ये जंग हार गया।
सीरिया में अमेरिका मार खा गया, इराक को अमेरिका देखिए, अमेरिका की एक बात याद रखिए, अमेरिका जिस भी कंट्री में जाता है वहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन मचाता है, उसके बाद वो जो कंट्री जीत वो नहीं पाते सही तरीके से। ये बात एकदम सच है। भले ही अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट हो, भले ही अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमिक सुपर पावर हो, लेकिन उसके बावजूद मेरी नज़र के अंदर अमेरिका सुपर पावर तो मानता हूँ अमेरिका को, लेकिन अमेरिका मैं वो सोल सुपर पावर नहीं मानता, अकेली सुपर पावर नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड अब यूनिपोलर नहीं रहा, वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया, वो बहुत बुरी तरीके से मल्टीपोलर हुआ है। अब बताइए, जब रशिया से जब ये हार सकते हैं तो चाइना के आगे ये किधर टिकेंगे? आप यहीं से सोच कर देख लीजिए, चाइना के अंदर कितनी मिलिट्री माइट होगी तो कितनी इन्फॉर्मेशन बताते भी नहीं है, तो आप फिर सोच सकते हैं क्या होगा। मैं कंक्लूजन आप पर भी छोड़ देता हूँ कि आप क्या इस बारे में क्या सोचते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।